12 कृषि में हम अभी तक सिंचाई पढ़ रहे थे। सिंचाई के लगभग सभी संभावित बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। इसकी प्रश्नोत्तरी भी दे दी गई है। उन प्रश्नों को हल करके व्हाट्सएप पर भेजें और कोई समस्या हो तो बात करें। आज हम पढ़ेंगे जल निकास के संबंध में। ये जल निकास क्या है? ड्रेनेज। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर जल की कमी हो जाए पौधे के अंदर, भूमि में जल की मात्रा कम हो जाए, तो यह पौधों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यानी जल कम हो जाए भूमि के अंदर तो इससे पौधे की वृद्धि ठीक से नहीं होती, उसका विकास ठीक प्रकार से नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर भूमि के अंदर जल की अधिकता हो जाए, जल अधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो जाए, आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो यह भी पौधों की वृद्धि और विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जैसे जल की कमी पौधे की वृद्धि और विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, वैसे ही जल की अधिकता भी पौधे के वृद्धि और विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भूमि में जब जल की अधिकता हो जाती है तो उस स्थिति में भूमि में वायु संचार ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। क्यों? कि जो मृदा में रंध्रावकाश है वो संपूर्ण रंध्रावकाश पानी से लबालब भर जाता है। सामान्यतया 70-30 का अनुपात मृदा के अंदर जल और वायु का रहता है। 70% भाग में जल और 30% भाग में वायु रहती है। इस अवस्था में भूमि के अंदर, मृदा के अंदर पौधों की जड़ों का विकास बिल्कुल ठीक प्रकार से होता है। लेकिन जब संपूर्ण भाग जल से भर जाता है तो ऐसी अवस्था में पौधों को श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए पौधों का वृद्धि और विकास ये दोनों ही प्रभावित होता है और पौधों की जो सामान्य क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती। साथ ही साथ पौधे की बढ़वार के ऊपर इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। भूमि में अगर जल निकास की व्यवस्था ठीक नहीं है तो इससे भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक इन तीनों ही दशाओं पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और यह पौधों की बढ़वार को प्रभावित करती है। जो आर्द्र क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है, बहुत सी भूमि उपजाऊ और उर्वर होते हुए भी भूमि बड़ी अच्छी है, उपजाऊ है, सारे पोषक तत्व पौधों के लिए उसमें विद्यमान है, लेकिन अधिक वर्षा के कारण वह भूमि जलाक्रांत है। जलाक्रांत की समस्या के कारण वहां पर कृषि कार्य, फसलोत्पादन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। क्योंकि मृदा उष्मा का जो अधिकांश भाग होता है वह मृदा में उपस्थित जल को ही वाष्पित करने में खर्च हो जाता है। इसलिए मृदा का जो तापमान होता है वो गिर जाता है। इसके अतिरिक्त जलाक्रांत होने के कारण भूमि में वातन, वायु संचार की जो क्रिया होती है, अभी बताया हमने, वह भी अवरुद्ध हो जाता है। अतः सफलतापूर्वक कृषि हो, फसलों का उत्पादन ठीक प्रकार से हो, इसके लिए जो अनावश्यक जल की मात्रा भूमि के अंदर है या भूमि के ऊपर खड़ी है, उसको बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से जल निकास की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह या उसकी अधोसतह से आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। इसमें दो शब्द आए, भूमि की सतह या अधोसतह। भूमि की सतह मतलब
भूमि की ऊपरी भूपृष्ठ के ऊपर जो जल जमा है, और अधोसतह भूमि के अंदर जो जल जमा है। तो हमारे देश में जल निकास की मुख्य समस्याएं गंगा और सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र है, समतल मैदान है, समुद्र का जो तटवर्ती इलाका है, दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है, तथा पंजाब और हरियाणा का वह क्षेत्र जो नहरों द्वारा सिंचित है, यहाँ पर इस तरह की समस्याएं सर्वाधिक पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में जल का उचित निकास नहीं होने के कारण उपजाऊ भूमि भी धीरे धीरे बंजर हो जाती है, बन जाती है। प्रत्येक वर्ष करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र इस समस्या से बहुत ही ग्रसित है, वहाँ समस्या यह विकराल है, ऐसा हम जानते हैं। ये जल निकास की समस्याएं क्या क्या हैं? जल निकास की समस्याओं को जानने की जो समस्याएं हैं वो उनके कारण निम्नलिखित हैं। पहला है अधोभूमि में कठोर तह या कंकड़ के उपस्थित होने के कारण पानी नीचे की तहों में नहीं पहुंच पाता। अगर भूमि की अधोसतह कठोर है या वहां कंकड़ पत्थर है तो ऊपर का जो पानी है वो रिस करके मृदा के आंतरिक क्षेत्रों में नहीं जा पाता है और यह मृदा की ऊपरी सतह पर ही इकट्ठा रहता है। ऐसी अवस्था पर यहां से जल निकास करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां पर जल निकासी छोटे छोटे नाले या नालियों के द्वारा सीमित रहती है। तीसरा है निचले स्थानों में वर्षा ऋतु में पानी का भर जाना। ऊपर से पानी बह के आता है और नीचे इकट्ठा हो जाता है, या सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने पर जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। क्यों कि खेत में मैदान में जल अधिक मात्रा में जमा हो जाता है जो पौधों के लिए हानिकारक है। जिन क्षेत्रों में उच्च जल भौम स्तर होता है, यानी मृदा जल का स्तर बहुत ऊंचा होता है, वहां पर भूमि जो होती है वो दलदली हो जाती है। दलदली भूमि को सुधारने का एकमात्र उपाय है उसके अधोसतह में उपस्थित जल को बाहर निकालना। पांचवा है नहरी क्षेत्र में। नहरी क्षेत्रों में नहर के अंदर का जो पानी होता है वो रिस रिस करके बांध के दूसरे भागों में खेत की तरफ जमा होता रहता है निस्यंदन और अपसरण के कारण। इसलिए यहां भी जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें कम मात्रा में भूमि पानी को शोषित कर पाती है और अधिक मात्रा सतह पर एकत्रित हो जाती है। चिकनी मिट्टी में जल निकास करना आवश्यक होता है क्योंकि उसको वो बहुत अधिक मात्रा में पानी को का अवशोषण नहीं कर पाती है। और लवणीय भूमि को सुधारने के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। लवणीय क्षारीय भूमि अगर हो जाए तो उसको सुधारने के लिए भी वहां से जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। आठवां है जल के अनुचित उपयोग से यह समस्या उठ खड़ी होती है। जैसे अधिक पानी का प्रयोग, किसान अधिक पानी का प्रयोग करता है, ऐसी अवस्था में यह समस्या खड़ी हो जाती है, तो वहां से भी जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। जल क्षरण को कम करने के लिए, जल क्षरण के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है, इस समस्या का समाधान करने के लिए भी जल निकास के लिए रास्ते तैयार करने पड़ते हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं।
और 10वां है अधिक पानी की उपस्थिति से प्रभावित होने वाली जो फसलें हैं उनको बचाने के लिए उन फसलों से जल निकास करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मक्के की फसल है, मक्का, बाजरा, उर्द, मूंग, इसमें अगर पानी रुकता है इन फसलों में तो यह पौधों के उत्पादन को प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ से भी जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। अब जो पानी है, अधिक मात्रा में जल उपस्थित है, तो अधिक जल की उपस्थिति के कारण क्या क्या हानियां होती हैं। भाई जल निकास इसलिए करते हैं कि उससे कुछ न कुछ नुकसान होता है, तो यह जानना आवश्यक है कि आखिर वो हानियां कौन कौन सी हैं। जब तक हानियों के बारे में हम जानेंगे नहीं, हम उसका परिमार्जन नहीं करेंगे। तो अत्यधिक जल से क्या क्या हानियां हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सेस मॉइस्चर ऑन सॉइल एंड क्रॉप्स, इसको हम जानें। तो पहला कारण है मृदा में वायु संचार में बाधा। ऊपर हमने बताया, जल निकास को डिफाइन करते समय हमने बताया कि सामान्य दशा में जो मृदा रंध्रावकाश होता है उसमें वायु और जल यह दोनों ही बराबर बराबर मात्रा में भरे रहते हैं, या 70-30 का अनुपात होता है। भूमि में अधिक जल एकत्रित हो जाने के कारण यह संपूर्ण रंध्रावकाश क्या होता है, केवल जल से भर जाता है और वायु वहां से, संपूर्ण वायु बिल्कुल बाहर निकल जाती है। अब ऐसी स्थिति में पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण पौधों की जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। इसके साथ ही साथ भूमि के अंदर जो उपस्थित बैक्टीरिया हैं, जो हमारे लिए आवश्यक हैं, किसान के लिए आवश्यक हैं, उनकी क्रियाशीलता भी वायु के अभाव में प्रभावित हो जाती है। परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधे छोटे छोटे और कमजोर रह जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फसलें पीली पड़ करके नष्ट हो जाती हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण सक्रिय जल अवशोषण एवं पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वो पौधे ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं और इसका फसलोत्पादन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है और उत्पादन कभी कभी 50% तक गिर जाता है। दूसरा है मृदा ताप का कम होना। हम जानते हैं फसल उत्पादन के लिए बुआई करते हैं, बीजों के अंकुरण के लिए एक निश्चित तापमान का होना, मृदा के एक निश्चित तापमान का होना आवश्यक है। जल प्लावित या जलाक्रांत भूमि जो होती है वह अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती है। भूमि में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण भूमि का तापमान अत्यंत ही कम हो जाता है, जिसके कारण बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अगर किसी प्रकार से अंकुरण हो भी गया तो उसमें जड़ों का विकास ठीक से नहीं होता, पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं होती, मृदा उष्मा का जो अधिकांश भाग होता है वह पानी गर्म करके उसको वाष्प के रूप में बदलने में ही नष्ट हो जाता है, जिससे भूमि का तापमान गिर जाता है, भूमि अत्यंत ठंडी हो जाती है और फसल से संबंधित जो भौतिक क्रियाएं होनी है, रासायनिक क्रियाएं होनी है मृदा के अंदर, वह संपादित नहीं हो पाती। इसलिए ऐसी भूमि से जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है जो मृदा वायु संचार में बाधा में ही मैंने बताया, लाभदायक जीवाणुओं के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि जो लाभदायक जीवाणु हैं उनके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भूमि में पर्याप्त वायु और उचित तापमान की आवश्यकता पड़ती है।
जब भूमि में जल की अधिकता हो जाती है तो ये दोनों ही स्थिति नहीं रहती, यानी भूमि में वायु भी नहीं रहती पर्याप्त और भूमि का तापमान भी नीचे गिर जाता है। ऐसी अवस्था में जो ये बैक्टीरिया हैं, ये हमारे लिए लाभदायक जीवाणु जो हैं, वो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं और हमको जो लाभ इनसे मिलना होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जैव पदार्थों और खादों का खनिजीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं, उनकी क्रियाशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वो अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते। चौथा, अत्यधिक जल के कारण जो हानि है वह है जड़ों का उथला रह जाना। जड़ें ज्यादातर नमी की तलाश में, नमी की खोज में मृदा की गहराई के अंदर प्रवेश करती हैं, वो नीचे की तरफ जाती हैं, बढ़ती हैं। जब उनको पर्याप्त नमी मृदा की ऊपरी सतह पर ही मिल जाती है तो ये नीचे नहीं जाते हैं, इनकी तलाश समाप्त हो जाती है और ये जो जड़ें होती हैं ये उथली रह जाती हैं। और ये उथली जड़ें होती हैं अत्यंत ही दुर्बल होती हैं और तेज हवा चलने पर फसलें जो होती हैं वो गिर जाती हैं। साथ ही साथ जड़ें चूंकि उथली रहती हैं तो उथली रहने के कारण जो पोषक तत्व ऊपर हैं उन्हीं का ये अवशोषण कर पाती हैं, नीचे के पोषक तत्व वैसे ही रह जाते हैं और वो उनका अवशोषण नहीं कर पाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और उनका विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। जहां पर जल पटल ऊंचा होने के कारण जड़ों का विकास, वहां पे जहां जल पटल ऊंचा होता है वहां जड़ों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, जड़ों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। पांचवा है घुलनशील लवणों का भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाना। अत्यधिक जल से ये हानि है, यह भी एक हानि है। भूमि में अधिक समय तक पानी भरा रहने पर भौम जल स्तर जो होता है वह ऊपर उठ जाता है, जिससे लवणों का गहराई तक निछालन या लिचिंग नहीं हो पाती। ये मृदा जल में घुल करके ये जो लवण है ये मृदा की निचली सतह में नहीं जा पाते, क्योंकि वहां से जल स्तर वैसे ही ऊंचा बना हुआ है तो नीचे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो ये लवण जो होते हैं वो जल में घुल करके मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। अब वाष्पन की क्रिया निरंतर चलती रहती है तो इस वाष्पीकरण की क्रिया में जल जो होता है वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन उसमें जो घुले हुए लवण होते हैं ये लवण मृदा की ऊपरी सतह पर ही इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इससे मृदा धीरे धीरे लवणी और क्षारीय हो जाती है। इसलिए भी जल निकास आवश्यक है। छठवां है जुताई बुवाई का पिछड़ जाना। अत्यधिक जल होने से जो छठवीं हानि है वह है जुताई बुवाई का पिछड़ जाना। भूमि में अधिक नमी होने पर उसमें ओट देर से आती है। अब ओट जब तक नहीं आएगी तब तक जुताई नहीं होगी, इसलिए फसलों की जो जुताई बुआई होती है वह समय से खेत नहीं तैयार होने के कारण वह पिछड़ जाती है और फसलों की बुआई पिछड़ने के कारण उत्पादन प्रभावित होता है, यानी जितना हमको उत्पादन मिलना चाहिए वो उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है। सातवां है भूमि का दलदली हो जाना। अधिक समय तक अगर जल भरा रहता है किसी भी स्थान पर तो यह भूमि को दलदली कर देता है और भूमि के दलदली होने से जो भूमि की भौतिक संरचना होती है वह भी बिगड़ जाती है और भूमि ठोस हो जाती है। आठवां है पोषक तत्वों का ह्रास।
अधिक जल के कारण मृदा के पोषक तत्व, हम जानते हैं कि पौधों के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व, कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी पोषक तत्व मृदा के अंदर ही उसके जल में घुले रहते हैं, मृदा में उपस्थित रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे तत्व निछालन या लीचिंग के कारण नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मृदा में अधिक नमी के कारण ऑक्सीजन की कमी होने से जो अवायवीय जीवाणु हैं वो मृदा नाइट्रोजन के नाइट्रेट और नाइट्राइट का अवकरण करके उसको गैस के रूप में बदल देते हैं और यह गैस वायु में मिल करके वायु में विलीन हो जाती है। ऐसे ही लोहा, मैग्नीज और एल्युमिनियम इत्यादि जो पोषक तत्व हैं इनकी भी विलेयता बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधों पर इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये तत्व, ये सूक्ष्म तत्व हैं, इसकी बहुत कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब इनकी विलेयता अधिक बढ़ जाती है तो ये पौधों को अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं, जो उनके लिए हानिकारक होते हैं और उनके वृद्धि और विकास के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है इनका। कुछ दशाओं में भूमि में ऑक्सीजन की कमी होने से रासायनिक पदार्थ कुछ विषैले पदार्थों में बदल जाता है, जिससे पौधों पर कुछ का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे गंधक का हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाना। भूमि में ऑक्सीजन की कमी होने पर भूमि में उपलब्ध रासायनिक तत्वों में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो ऐसे समझ सकते हैं जैसे कार्बन है तो ये कार्बन सुचारू रूप से वायु संचार वाली भूमि में इसका जो रूप होता है वह होता है CO2 का, लेकिन जब अपर्याप्त जल निकास वाली भूमि में यानी जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें यह CH4 के रूप में बदल जाता है। ऐसे ही कार्बन जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है यह कुछ जटिल एल्डिहाइड के रूप में बदल जाता है। ऐसे ही जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट के रूप में पौधों को उपलब्ध है सामान्यतया भूमि में, लेकिन जब जल अधिक हो जाता है तो यह नाइट्राइट और नाइट्रोजन गैस के रूप में बदल जाता है। गंधक SO4 के रूप में, लेकिन यह एक विषैली गैस के रूप में H2S के रूप में बदल जाता है। लोहा फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। मैग्नीशियम से मैग्नाइट बन जाता है। जल जमाव की स्थिति में मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण पौधों के विभिन्न भागों में जल का संचार कम होने लगता है। अतः जल अधिक रहने पर भी पौधे जल की कमी महसूस करने लगते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, ये सारी समस्याएं को ध्यान में रखते हुए जल निकास ठीक प्रकार से अगर खेती करनी है तो इसके लिए जल निकास की व्यवस्था करना, जहाँ जलाक्रांत भूमि है वहाँ जल निकास की व्यवस्था करना अत्यंत ही आवश्यक है। जल निकास के लाभ क्या हैं? तो ये जितनी हानियां हैं जो हमने बताया, ऊपर जो हमने आपको बताया कि अत्यधिक जल से ये हानि है, क्या क्या? मृदा में वायु संचार में बाधा होती है, मृदा का ताप कम हो जाता है, लाभदायक जीवाणुओं के कार्य में बाधा उपस्थित होती है, जड़ें उथली रह जाती हैं पौधों की, घुलनशील लवणों का भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाना, जुताई बुआई का पिछड़ जाना, भूमि का दलदली हो जाना, पोषक तत्वों का ह्रास और भूमि में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। तो ये जितनी समस्याएं हैं अगर जल निकास की व्यवस्था हम कर देते हैं तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है और भूमि ठीक हो जाती है। अगर अनावश्यक जल को हम बाहर निकालते हैं तो उचित जल निकास होने से भूमि में वायु का संचार ठीक प्रकार से होने लगता है तथा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का
जो आदान प्रदान होता है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाता है, जिसके कारण पानी का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, श्वसन आदि पौधों की जीवन क्रियाएं ठीक प्रकार से संचालित होती हैं। वायु संचार अच्छा होने से जो बीजों का अंकुरण है वह भी ठीक प्रकार से होता है। साथ ही साथ पौधों की वृद्धि और विकास यह भी ठीक होने लगता है। जल निकास का जो दूसरा लाभ है वह है खेत से जल निकास होने पर अगली फसल के लिए खेत की तैयारी और उसकी बुआई का समय पर्याप्त मिल जाता है। इससे समय से खेत की तैयारी हो जाती है, समय से बीज की बुआई हो जाती है। जल निकास से तीसरा लाभ यह होता है कि जो जल प्लवित भूमियां ठंडी होती हैं, अधिक जलाक्रांत हो जाने के कारण भूमि का तापमान जो गिर जाता है, जल निकास होने पर भूमि के अंदर गर्मी आ जाती है, मृदा ताप में सुधार होता है, जिससे बीजों का अंकुरण शीघ्र और अच्छा होता है तथा अन्य जो जैविक क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं मृदा के अंदर, वो ठीक प्रकार से होने लगती हैं। चौथा लाभ है उचित जल निकास होने से भूमि में जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे जैविक खादों का अपघटन तथा पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वह बढ़ जाती है। नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण, यौगिकीकरण, ये सारी क्रियाएं ठीक प्रकार से होने लगती हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में भूमि में यौगिकीकरण होने लगता है, क्योंकि जो यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं यह ठीक प्रकार से कार्य करने लगते हैं। पांचवा लाभ यह है कि उचित जल निकास होने से हानिकारक लवण जो भूमि की उस ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जा रहे थे वो एकत्रित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार मिट्टी को क्षारीय होने से भी बचाया जा सकता है। अधिक जल के कारण भस्म लिचिंग के द्वारा नीचे चले जाते हैं, जिससे भूमि अम्लीय हो जाती है। अतः उचित जल निकास से भूमि को अम्लीय होने से भी बचाया जा सकता है। छठवां लाभ है जल निकास ठीक होने पर पौधों के पोषक तत्वों का निछालन, यानी जो पोषक तत्व जल में घुल करके नीचे चले जाते थे या नष्ट हो जाते थे, इनका निछालन भी रुक जाता है, बहुत कम ह्रास होता है और ये पोषक तत्व पौधों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं। जल निकास का सातवां लाभ, जल निकास के कारण मिट्टी की जो भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा है उसमें सुधार होता है, जिससे फसल की उपज में वृद्धि होती है। आठवां लाभ, जल निकास होने से जो जल का स्तर होता है, भौमिक जल स्तर होता है, वो नीचे चला जाता है, जिससे जड़ें मृदा में अधिक गहराई तक जाती हैं और उनका विकास ठीक प्रकार से होता है। नौवां लाभ यह होता है कि भूमि की संरचना में सुधार हो जाता है। भूमि दलदली और ठोस होने से बच जाती है, उसमें कलाकार युक्त भूमि हो जाती है, उसमें ठीक प्रकार से खेती करने लायक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। 10वां लाभ यह होता है कि भूमि में उचित जल की मात्रा रहने पर विषैले पदार्थों का निर्माण नहीं हो पाता है। जो सूक्ष्म तत्व विषैले तत्वों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं वह क्रिया रुक जाती है। विनाइट्रीकरण क्रिया द्वारा नाइट्रोजन की हानि भी बंद हो जाती है, रुक जाती है। जल निकास की नालियों द्वारा जल नियोजित ढंग से हटाया जाता है, जिसके कारण मृदा का कटाव भी रुक जाता है। जल निकास ठीक होता है, इससे जल ठीक प्रकार से बाहर निकाल दिया जाता है खेत से, इससे भूमि जलाक्रांत होने से बच जाती है। अधिक दिनों तक जल का भरा रहना रोगों और कीटों को जन्म देता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। अतः जल निकास की सुविधा होने से किसान और पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही साथ वातावरण भी ठीक होता है। 13वां लाभ यह है कि जलाक्रांत होने के कारण जो भूमि अनुर्वर
और अनुपजाऊ हो जाती है उसे जल निकास द्वारा उर्वर बनाया जा सकता है, जिस पर सफल फसल उत्पादन किया जा सकता है। फसलों की वृद्धि ठीक होती है, उनका विकास ठीक होता है, कृषक की आय बढ़ती है, और कृषक की आय बढ़ती है तो राष्ट्र की भी आय बढ़ती है। भूमि का जो क्रय मूल्य है वह भी बढ़ जाता है। ये सारे लाभ हमको जल निकास की अगर व्यवस्था हमने ठीक कर दी तो उससे प्राप्त होते हैं। कल हम आपको जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जल निकास का प्रबंध कैसे करेंगे, और जल निकास की विधियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे।